बाकी सच्चे मन से मेहनत करते जाओ। बस ऐसा है, सीजीएल की तैयारी करोगे तो सीजीएल अगर भगवान ना करे नहीं निकले तो सीएचएसएल तो निकल ही जाएगा। जी जी और अगर सीएचएसएल नहीं हुआ तो एमटीएस तो निकल जाएगा। और सर का जी चैनल भी सब्सक्राइब करें जी। यूट्यूब पे। सर आजकल क्या है कि जितने सही सलाह देने वाले कम लोग हैं और भटकाने वाले ज्यादा हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम। एंड इन केस अगर आपको आवाज में सर कुछ मैं डिले आ रहा हो तो आप प्लीज बताएं। नहीं सर, मैं बिल्कुल अब समझ चुका हूँ कि आपके पास थोड़ी लेट आएगी तो मैं थोड़ा लेट ही रेस्पॉन्स करूंगा। तो फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एंड ऑल द विशेस फॉर योर सिलेक्शन थ्रू एसएससी एमटीएस 2020, हरकेश जी। थैंक यू सर। एंड बहुत बहुत हरकेश जी, धन्यवाद सर आपका। हरकेश जी में बहुत खुशी होती है जब भी कोई नया बच्चा या नया स्टूडेंट कैंडिडेट मेहनत करके यहाँ तक आता है, क्योंकि हमें पता है कि अभी कंपटीशन कितना ज्यादा ऑलरेडी। एंड एक एक वैकेंसीज पे कितने कैंडिडेट्स फाइट करते हैं, ये आपने भी देखा होगा जहाँ से भी आपने प्रिपेयर किया है। वो तो सर है ही, आजकल कंपटीशन का ये मानो लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वैकेंसीज कम होती जा रही हैं और जो कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं सर। तो जी इसलिए जी मेहनत भी बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ती है। जी। तो हमारा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है, क्या आपका मीडियम रहा है, एंड कैसे आपका परिवेश था स्कूलिंग का। किसी लोकल स्कूल में, मतलब एक आम तौर पे जो माँ बाप पढ़ा पाते हैं अपने बच्चों को, या स्कूलिंग आपकी कैसे रही है। जी सर, मेरा शुरुआत से सर क्या है कि मैं यहाँ अपने तहसील में पढ़ता था, हिंडोन सिटी यहीं। टेंथ मैंने यहीं से किया। फिर उसके बाद में हमारे पास वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं भरतपुर, वहाँ एजुकेशन का स्तर थोड़ा अच्छा है हमारे डिस्ट्रिक्ट की तुलना में। तो घर वालों ने, पापा को किसी ने सजेस्ट किया तो वहाँ पे एडमिशन हुआ, तो 11th 12th वगैरह वहीं से की। जी फिर 10th 12th के बाद में दोस्तों ने, कुछ जो हमारे सर थे उन्होंने भी सजेस्ट किया कि आगे ग्रेजुएशन में क्या करना चाहिए। तो वो उनकी सजेशन से हम फिर जयपुर पहुंचे, तो वहाँ पे बीएससी कंटिन्यू की हमने, महाराजा कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज जो जयपुर में है सर उससे। जी जी। तो आपका बैकग्राउंड बीएससी का रहा है, जी सर, बीएससी मैथ्स। और जिसमें खासियत ये बात होती है कि आप मैथ्स पढ़ पाते हैं एंड वो हेल्प करता है हमें कंपटीशन लेवल पे। बहुत सर, बहुत हेल्प करता है सर। तो जब बीएससी की होगी आपने, तो वहाँ पे मीडियम आपका शायद इंग्लिश ही रहा होगा, एंड जो स्कूलिंग में नहीं जो सर, मीडियम हिंदी रहा था। था बीएससी में स्कूलिंग आपका भी हिंदी था। हिंदी मीडियम से हुई और बीएससी भी हिंदी मीडियम से। आजकल हम देखते हैं अक्सर कि साइंस जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, या स्पेशली जो मेरे साथ के रहे हैं, या हमारा जो एरिया था, क्षेत्र था, उसमें सभी मैक्सिमम अंग्रेजी में ही पढ़ते हैं कि बीएससी हुआ, बीटेक हुआ, या इवन अदर कोर्सेज भी। नहीं सर, यहाँ पे क्या है कि जो स्टार्टिंग जो हमारी बेसिक एजुकेशन थी वो हिंदी मीडियम में थी। तो फिर वही जी सहज लगा हमें कि आगे भी जो उसने वो हिंदी मीडियम में होनी चाहिए। जी इसलिए हिंदी मीडियम ही आगे कंटिन्यू कर। जी जी बाकी इंग्लिश की इतनी समझ में नहीं थी पहले। जी जी। हाँ, तो ये यही मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो समझ नहीं थी, एंड देन क्लियरिंग एसएससी एग्जाम, जिसमें आपका 25% इंग्लिश ही होता है, तो वो कैसे जी, आपका बदलाव हुआ एंड कैसे आपने अपने आप को ढाला उसमें। कहीं ना कहीं सर इसमें जो हमारे टीचर्स थे 12th क्लास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में इंटरेस्ट बनाने की बहुत कोशिश की थी। हमें पर्सनल भी वो ट्यूशन देते थे, हम उनके घर भी जाते थे। तो उससे जी क्या कि इंग्लिश में इंटरेस्ट बन गया। फिर न्यूज़पेपर वगैरह हम भी इंग्लिश में पढ़ने लगे 12th क्लास से ही। जी जी बीएससी में भी जब हम जयपुर रहते थे वहाँ न्यूज़पेपर इंग्लिश के ही मंगाते थे ताकि जी। अंडरस्टैंडिंग बढ़े। हाँ। अंडरस्टैंडिंग इतने लेवल की हो गई कि क्वेश्चन को देखते बस अंदर से ये होने लगता है कि यार ये होना चाहिए। बाकी तो ग्रामर्स के रूल्स थोड़े बहुत याद किए और वही काम आया सर। जी, तो बेसिकली आपने जो अपना बैकग्राउंड है या सेटअप है एक तरह से, वो 12th से स्टार्ट कर दिया था इंग्लिश पढ़ना, जिससे कि अभी बिल्कुल आपका सर, इंग्लिश का जो मुझे बेस है सर स्ट्रांग मुझे हो ये गया है। लगा था कि अगर कुछ करना है तो इंग्लिश तो बहुत जरूरी है। हाँ, जरूरी है। काफी लोग ये मानते हैं कि इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए, बट आज के टाइम पे इंग्लिश जरूरी हो गया है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे जो आप लैंग्वेज में कम्युनिकेशन कर पाते हो, वो मोस्टली कंट्रीज में अब इंग्लिश फॉलो हो रहा है। चाहे वो बिल्कुल। कॉलोनाइजेशन का देन रही हो, क्योंकि मोस्टली ब्रिटिशर्स ने अपनी जो भाषा है वो पढ़ाने की कोशिश की थी एक टाइम पे। जी सर, इंग्लिश में पढ़ाई के लिए जरूरी है क्योंकि जो भी अच्छी किताबें हैं सर वो इंग्लिश में ही अवेलेबल रहती हैं, हिंदी में वो हाँ, सारी ये भी एक किताबें नहीं कारण मिलती हैं। है। जी जी
कहीं ना कहीं ये बात हमारे सर ने हमें पहले से ही बता रखी थी कि आप कहीं भी कुछ भी करोगे तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ही जरूरी रहेगी। जी। अगर कुछ नहीं करोगे तो लैंग्वेज भी सीखना, वो भी एक तरीके का अलग ही हॉबी है सर मेरी, लैंग्वेजों को सीखना, हाँ लोगों को वो जानना, तो इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट। जी, लैंग्वेज सीखना भी खुद में एक कला है। जी सर, उसमें अलग तो ही इंटरेस्ट है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अभी बीएससी किया आपने, उसके बाद भी कोई पढ़ाई कर रहे हो या कोई कोर्स किया आपने, या अभी बस कंपटीशन सर लेवल मैंने की तैयारी एमएससी कर रहे किया हो? था सर, एमएससी फर्स्ट ईयर ड्रॉप कर दिया सर। एमएससी फर्स्ट ईयर आपने ड्रॉप कर दिया। ठीक जी है सर, ठीक है। क्योंकि बीएससी लास्ट ईयर से मैंने सोचा कि मैं एसएससी की तैयारी करूंगा। तो मैंने हाँ। बीएससी लास्ट ईयर में जयपुर में वहीं लोकल कोचिंग है मदर्स नाम से, पवन राव सर पढ़ाते हैं उसमें मैं, तो उनका ऑफलाइन बैच लिया था। लेकिन जो हमारा बैच था वो कोचिंग तो पवन राव सर की, लेकिन उसमें मैथ पवन राव सर नहीं पढ़ाते थे, पंकज सर पढ़ाते थे। अच्छा अच्छा। तो फिर वो बैच कंप्लीट नहीं किया सर, ऐसे इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि पवन राव सर से पढ़ने का इंटरेस्ट था। जी जी। फिर वो बैच आधे में छोड़ के फिर यूट्यूब से पवन राव सर का कोर्स किया। यूट्यूब पे सारी जो एडवांस मैथ की वीडियोज हैं उनकी, वो सारी देखी, यूट्यूब से कवर किया। तो एडवांस मैथ तो ऐसे हो गए सर। और अर्थमेटिक के लिए गगन सर की जो क्लास नोट्स है ना, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है सर। गगन सर की क्लास नोट्स। हाँ, गगन सर जी हुए, सर। अभिनय मैथ सर हुए, हमारे पवन राव सर हुए, ये काफी अच्छा पढ़ाते हैं। आई एम श्योर कि एसएससी के जितने भी प्रिपरेशन करते हैं छात्र, उन सभी को पता होगा इन टीचर्स के बारे में बहुत अच्छे से। जी सर सब। जी। तो जैसे आपने बताया कि पहले आपने ऑफलाइन ज्वाइन किया, इन केस पवन राव सर वहां पढ़ा रहे होते एंड उनसे ही पढ़ते आप, और अब आपने ऑनलाइन पढ़ा, तो आपका क्या कहना है कि जी सर। ऑनलाइन ज्यादा जरूरी है या ऑफलाइन बेहतर होता है, या फिर दोनों को साथ में लेके चलें तो बेहतर रहेगा? सर मेरा मानना यह है कि यदि आप तैयारी कर रहे हो और आप सीरियस हो तो ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उसमें जी टाइम वेस्ट भी नहीं होता। जैसे जी कि जी अगर पास में नहीं तो जाने आने का टाइम वेस्ट होता है, बाकी ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा भी है वो भी होता है। हम सभी जी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं सर, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हो ऑनलाइन बेस्ट है। जी पढ़ना ही है लाइब्रेरी, आराम से लाइब्रेरी जाओ, वहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग करो और अपना सिलेबस खत्म करके फिर जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। यही है एसएससी का मेरे हिसाब से। तो सर अगर एसएससी को शॉर्ट में डिफाइन करोगे तो ये जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे उतनी आसानी से सिलेक्शन ले पाओगे। जी जी। जैसे हमने अपने पिछले इंटरव्यू में श्याम जी से बात की थी, तो उन्होंने भी इसी बात पे जोर दिया था, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे उतना ज्यादा आपका सक्सेस के चांसेस बनते हैं। क्योंकि सर मोस्टली ना टॉपिक्स और जो जो भी जितने तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं वो सब प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। पूछे जा चुके हैं, सही बात है। उनकी इतनी सारी प्रैक्टिस कर लो कि कुछ नया ना लगे, और कुछ नया आ भी जाए तो फिर वो भी प्रैक्टिस करते करते हो जाता है, नया क्वेश्चन को टैकल करने की क्षमता आ ही जाती है सर। आ ही जाती है, और अक्सर ऐसा होता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके होते हो, तो जो एग्जाम में आप बैठते हो, तो आपको ऐसा लगता है ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा हुआ है, एंड आपका टाइम भी वेस्ट नहीं बिल्कुल। होता फिर। बिल्कुल सर, वही है बस, एसएससी में टाइम मैनेजमेंट होता है, वो प्रैक्टिस से होता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना क्वेश्चनों पर कमांड बढ़ेगा, और क्वेश्चन देखते ही माइंड में क्लिक करेंगे तो उससे टाइम भी बचेगा और जी कॉन्फिडेंस भी आएगा सर। कॉन्फिडेंस का भी बहुत जी। बड़ा खेल है सर। तो आपने सबसे पहले एग्जाम कौन सा दिया था ये प्रिपरेशन शुरू करने के बाद? मैंने सर सबसे पहले CGL 19 दिया था, तो उसमें मेरा प्री भी नहीं निकला सर। उस टाइम उसकी कट ऑफ शायद 135 थी, ओबीसी मेरी 129 नंबर थे सर। जी फिर उसके बाद में मैंने CHSL दिया, वो भी नहीं निकला सर। क्योंकि उस जी। टाइम फिर मुझे लगा कि मेरी तैयारी में कहने की कमी है, फिर मैंने अच्छे से तैयारी की। तो CGL 2020 दिया। तो CGL 2020 मेरा होने वाला था 19 मार्च को था सर। 19 मार्च को जी ही कोविड की वजह से जनता कर्फ्यू लगा दिया था मोदी जी ने, मेरे जी एग्जाम जी। वाले दिन। तो हाँ वो हाँ हाँ। एग्जाम कैंसिल हो गया, कोविड की वजह से घर आना पड़ा। तो घर पे फिर पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं हो पाती थी। जी फिर उसके बाद में मैंने सर CHSL दिया, उसमें फाइनल मेरिट में नहीं हो पाया। जी फिर MTS दिया और CGL भी दिया। CGL का उस 2020 वाला है, उसमें फाइनल मेरिट में बाहर हो गया। मुझे लग रहा है कि उसमें नहीं हो पाएगा। जो 2021 है, इसमें सर अच्छे खासे नंबर बनने हैं। होप इसमें हो जाए, बाकी MTS तो हो ही गया है। एमटीएस तो एक जॉब तो आपने सिक्योर कर ही लिया ऑलरेडी, एंड आप और एग्जाम दे सर रहे हो, आई एम श्योर आप जरूर सफल होगे, एंड मेरी भगवान से यही कामना है कि आप जो भी चाहते हैं बनना वो आप जरूर बन पाए। तो आपने कौन कौन से बुक्स का सहारा लिया था जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, स्पेशली चारों सब्जेक्ट के लिए? बिल्कुल सर, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। मैथ्स के लिए मैंने गगन प्रताप सर की जो
क्लास नोट्स है ना, एडवांस के भी और अर्थमेटिक के भी, वो लिए थे। और उनकी जी एक मेंस की प्रैक्टिस बुक आती है जिसमें मेंस के सारे क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, उनके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, जी तो वो भी प्रैक्टिस के लिए ली। और बाकी जो हमारे यहाँ जयपुर में पवन राव सर की कोचिंग है मदर्स, उसकी जो सीट्स है, चैप्टर वाइज सीट्स देते हैं वो, जितने भी क्वेश्चन उसमें हो सकते हैं बेस्ट वो सीट्स देते हैं, तो वो सीट्स भी लगाई हैं सर। यही मैथ का तो यही था सर, सबसे बेस्ट मेरे को लगा गगन प्रताप सर की जो क्लास नोट्स हैं, उसमें सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है सब क्लियर हो जाते हैं, और प्रैक्टिस के लिए भी काफी क्वेश्चन दे रखे हैं। जी। बाकी जो एंड जैसे सुनते हैं मार्केट में कि वो 7300 लगा लो और वो किरण वाली लगा लो, मैंने सर वो कभी ट्राई नहीं किया। वो कभी ट्राई नहीं किया आपने? नहीं सर, मुझे डर लगता था कि इतने सारे क्वेश्चन कैसे कर पाऊंगा। हाँ, ये डर रहता कि ये काफी क्वेश्चंस हो जाते थे 7300 अपने आप में। एक ही एक ही टाइप के टाइम। 10 क्वेश्चन है तो उनको करने से थोड़ा बोर भी महसूस होता क्या, इसलिए मैंने सर वो कोई ऐसी बुक नहीं खरीदी जिससे मुझे डर लगे। मुझे ये लगा पहले छोटा छोटा करके चलूं, जो कंप्लीट हो जाए उसके बाद में कुछ सोचूंगा। जी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हम कोई बड़ा चीज सोच लेते हैं कि हम ये करेंगे, एंड देन वो बीच में छूटे। उससे बेहतर आप छोटा छोटा लेके चलो, उसे पूरा करो। जी सर। और रीजनिंग के लिए सर वही है, रीजनिंग के लिए जो शुभम भैया हैं उनकी पीडीएफ ने ये मानो रामबाण साबित हुई है वो पीडीएफ, उन्हीं से सब कुछ हुआ है। और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस रीजनिंग में यही किया है सर। जी इंग्लिश के लिए नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड, ग्रामर के लिए ये मेरे को काफी अच्छी बुक लगी, और यही पढ़ी मैंने सर ग्रामर के लिए और कुछ नहीं। और उसके अलावा ब्लैक बुक तो है ही सबकी फेवरेट जी जी वोकैब के लिए। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो रानी मैम है उनका मैं यूट्यूब से लगातार उनकी वीडियोस देखता रहा हूँ, जो वो पैरा जंबल वगैरह और क्लोज टेस्ट वगैरह जो ट्रिक बताती हैं, और जो उनका समझाने का जो तरीका है सर वो मुझे बेस्ट लगा। तो मैं उन्हीं की जी वीडियोस देखता हूँ। क्लोज टेस्ट मेरा पहले बहुत कमजोर हुआ करता था, लेकिन उनकी लगातार वीडियो देखी तो उससे बहुत इंप्रूवमेंट हुआ सर। जी। एंड आपका पोर्शन बचता है जीके, जिसमें जी। पर्सनली मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। रिसेंटली अभी एमटीएस 2021 का स्कोर कार्ड आया है। उसमें भी मेरे जीके में 10 मार्क्स हैं, तो प्लीज सर मुझे भी कुछ बताइए। सर जीके का तो यह है, मेरा भी जब स्टार्टिंग मैंने सीजीएल 19 दिया था तो मेरे भी 8 मार्क्स थे सर। जी फिर बाद में और भी एग्जाम दिए तो जीके में मेरा मार्क्स कभी आ ही नहीं पाया। मैं हमेशा डिमोटिवेट रहा कि यार इतना वास्ट सिलेबस है, कैसे कंप्लीट कर पाऊंगा इसको। लेकिन फिर मुझे लगा यार कहीं ना कहीं अगर इस लेवल पर हमें सिलेक्शन लेना है तो जीके में भी नंबर लाने होंगे, क्योंकि लोगों के नंबर 150 160 आने लगे थे उस टाइम जी 2020 तक। जी फिर मैंने जीके को पढ़ना स्टार्ट किया तो सबसे पहले जैसे कि सर वो मैंने बताया जो हमारी हमारी कोचिंग है वहाँ पे जी पवन राव सर की, तो उनकी क्या है कि अलग अलग बुकलेट्स आती है, हिस्ट्री की अलग आती है, पॉलिटी की अलग आती है, ज्योग्राफी की अलग, इकोनॉमिक्स की अलग। तो पहले मैंने उनसे बेसिक क्लियर किया। जैसे एनसीईआरटी का जो समरी आता है ना, ऐसे ही उसमें छोटी छोटी लाइंस हेडिंग के रूप में बिल्कुल समरी की तरह दे रखी है, तो उससे बेसिक कंप्लीट किया। जी फिर उसके बाद में मैंने घटना चक्र जो जी जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं उसका बार बार रिवीजन किया सर। और करंट अफेयर्स के लिए मैं कोई मंथली मैगजीन वगैरह पढ़ लेता था, बाकी न्यूज़पेपर भी मैं लगातार पढ़ता ही रहता था। जी और एक चैनल है यूट्यूब पे, उनका मैं जरूर नाम लेना चाहूंगा, टॉप ट्रेंडिंग जीके। जी उन्होंने क्या है कि एग्जाम का एनालिसिस करके जो भी क्वेश्चन होते हैं वो तुरंत ही बताते हैं और डिटेल से बताते हैं, जी जी। तो उनका भी बहुत सहयोग होता है। तो आपने नाम लिया है तो हम जरूर उनको टैग भी करेंगे कि ये आपका धन्यवाद बिल्कुल। कहना चाहते हैं। तो जो आपका एक्सपीरियंस रहा था एग्जाम का, जैसे आपने एग्जाम दिया, आपने बताया कि मैं सीजीएल 19 से पहले स्टार्टिंग की, देन आगे प्रोसीड हुआ। जब 2020 का एग्जाम दिया, क्योंकि ये हार्ड एग्जाम था, जी और सर। आपका रैंक शायद 279 के आसपास है। जी सर, ऑल इंडिया 279। रैंक आपका 279 है। तो हम्म। जाहिर सी बात आपका स्कोर भी अच्छा रहा है, लेकिन फिर भी जो 2019 की कट ऑफ रही थी या 2016 की कट ऑफ रही थी, उसको देखते हुए आपको क्या लग रहा था कि आपको सिलेक्शन तो मिल जाएगा, इतना तो आपको लगा होगा आई एम श्योर। बट होम स्टेट के बारे में क्या विचार था आपका? सर यही था, हम उस टाइम सीजीएल की प्रिपरेशन चल रही थी, तो एमटीएस का फॉर्म तो जैसा कि सभी डालते हैं, सीजीएल की तैयारी करने वाले सभी बच्चे, तो मैंने भी फॉर्म डाला हुआ था। एग्जाम जी देने गए थे, हमें कहीं ना कहीं ये था कि एग्जाम इसका इजी आता है, सीजीएल के लेवल में इजी पड़ता जी है, तो उनकी सिलेक्शन तो हो जाएगा। बाकी सारे स्टेट प्रेफरेंस भर के, और बस यही है माइंड को रिलैक्स करके। पहला पेपर ऐसा था सर जो मैंने बिल्कुल रिलैक्स होकर दिया है, जी क्योंकि इसका इतना प्रेशर नहीं था। सीजीएल का तो क्या है कि उसकी तैयारी करें तो उसका प्रेशर ज्यादा था, ये बिल्कुल रिलैक्स फ्री माइंड से दिया है, तो बहुत ही शानदार पेपर हुआ। जी जी।
रो स्कोर इसमें सर 84 था, तो वो बढ़ के इंक्रीज होके 89 हो गया। जी। तो एग्जाम जब वाले दिन बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं किया सर। जी, तो जब आपने एग्जाम दे दिया, देन आंसर कीज आई, तो आंसर कीज में आपको अपना रो स्कोर पता चला होगा, देन उससे आपकी जी आशाएं सर। थोड़ी और बड़ी होंगी जब आपने बाकी कैंडिडेट्स के मार्क्स देखे होंगे, कि यूट्यूब पे या डिफरेंट ग्रुप में आपको पता चल ही जाता है कि कैंडिडेट्स के कितने मार्क्स आ रहे हैं। जी सर। तो उससे आपको लग गया होगा कि हाँ, सिलेक्शन तो होने वाला है। एंड जी सर, मैंने ऐसे देखा था शुभम भैया का, तो उसमें पता चल गया था कि जो अब इस बार जो सीजीएल उस एमटीएस 2020 थी ना, उसमें मैथ्स काफी टफ आई थी सर सभी शिफ्टों में। जी। जी। मेरी थी उसमें मैथ में सर 17 मार्क्स थे ओनली। जी। मैथ्स में तो इसलिए 17 मुझे मार्क्स लगा थे था तो कि डेफिनेटली काफी मुश्किल रहा था। एंड मैंने भी अटेम्प्ट किए जी बाद सर। में। तो मुझे भी लगा था कि हाँ भाई, अच्छा पेपर आया है। तो जीके ने थोड़ा हेल्प किया। जीके में 19 मार्क्स थे सर इसमें आउट ऑफ 25। जी। तो उससे काफी कॉन्फिडेंस आया। फिर मुझे लगा कि मैथ्स ही जब टफ है तो ऑल ओवर पेपर का लेवल टफ ही होगा। फिर शुभम भैया ने बताया कि कट ऑफ हर साल की बजाय इस साल बहुत ही कम रहेगी, बहुत ज्यादा डिफरेंस देखा जाएगा फाइनल मेरिट तक। वही जी। है जी। सर। देखा मैंने कर्नाटक का जो प्री की कट ऑफ गई थी सर, वो टायर फर्स्ट की, तो उसमें 67 पे हो गया था। हाँ सर, बिल्कुल। एमटीएस लेवल से सर बहुत ही कम है। वरना जी, 80 का अराउंड लेके चलते कि 80 नंबर तो लाने ही लाने एमटीएस में, अगर सिलेक्शन लेना है तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आपकी वैकेंसीज आई लगभग 3972, जो अभी घट के और 3887 हो गई हैं फाइनल रिजल्ट में। एंड उन वैकेंसीज को देख के एक बार तो मन में आया होगा कि काफी कम वैकेंसीज हैं। सर आया था, पर वो ये फिर ये तसल्ली दे लेते यार, एक ही तो चाहिए अपने को, कितने भी आए हाँ, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि वैकेंसीज कितनी भी आए, अपने को एक ही चाहिए, वो मिल जाएगी बस। तो जब रिजल्ट आया फाइनल, जब अभी आपका रिजल्ट आया कुछ दिन पहले ही, सबसे पहला रिएक्शन क्या रहा आपने, and सबसे पहले किसको बताया? सर मैंने सबसे पहले पापा को कॉल किया कि पापा फाइनली एक जॉब सिक्योर हो चुकी है। तो पापा बोले कोई नहीं, आगे और अपनी तैयारी करो और अपने ड्रीम्स को अचीव करो। जी। फिर जी। उसके बाद में दोस्तों को बताया, तो दोस्तों ने वही कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि हमें तो पता ही था, आप इतना मेहनत हाँ। करते हो तो मेहनत मिलेगा ही। तो वही है जी। सर, मेहनत करो, बाकी ईश्वर है सबके साथ। जी। जी। तो अभी आपका क्या प्लान्स आगे के? एंड अभी आपने एग्जाम्स दिए हैं, सीजीएल के भी हैं, एंड आई एम श्योर आने वाला भी एग्जाम दोगे। तो इवेंचुअली सीजीएल आपकी 20। मेन जो ड्रीम जॉब रहेगी वो क्या रहेगी? क्या मान के चल सकते हैं कि आप उस स्तर तक जाके फिर सोचोगे कि अब और नहीं पढ़ना है? सर ये अभी डिसाइड नहीं किया कि कहाँ पे रुकना है, बस यही है, अभी बस शुरुआत हुई है, अभी बस चलना है। हाँ, ये बात मुझे अभी आपकी बहुत सही एमटीएस है, लगी। इसके बाद सीजीएल देना है, इसके बाद अगर और भी पढ़ने का मन हुआ तो और भी आगे पढ़ेंगे सर। जब जी। मन करेगा रुक जाएंगे तो। अभी तो मन किया नहीं रुकने का, अभी बस यही है कि पढ़ना है अभी और। अभी दौड़ बहुत लंबी है। बिल्कुल सर, अभी तो बस स्टार्ट ही किए हैं, कोरोना के बाद ही स्टार्ट किए ढंग से। ये मुझे आपकी बातें बहुत सही लगी कि अभी तो बस स्टार्टिंग है। जी। सीजीएल का दिया है सर 2021, तो उसमें ठीक नंबर बन रहे हैं। बाकी जैसे लोग बता रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं कट ऑफ की, तो कोई ना कोई पोस्ट तो मिल ही जाएगी, देखते हैं बाकी सर। जी। जी, हम जरूर आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपको जरूर आपकी मनचाही पोस्ट मिले, एंड एटलीस्ट एक पोस्ट तो आपकी जरूर सिक्योर हो। जी सर। बाकी 2022 आ ही रहा है, इसमें बहुत सारी वैकेंसी हैं, तो थोड़ा मोटिवेशन भी अच्छा है कि चलो इस बार तो कम से कम अच्छी वैकेंसी आई। जी। जी। तैयारी भी पहले से अच्छी करेंगे सर, मेहनत भी और अच्छी करेंगे। तो जो और हमारे साथी आ रहे हैं कि अब वो एग्जाम फील्ड में आ रहे हैं, एंड जो सीजीएल की वैकेंसीज देख के ही आ रहे हैं, हम बात करें सीजीएल की वैकेंसीज की, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि कंपटीशन कैसा है? एंड क्या वो सोच के चले पहले ही एक बात कि आपको ये करना ही करना है, एंड किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए? सर मेरा मानना यह है, अगर कोई सीरियस है ना अपनी पढ़ाई को लेकर कि नहीं मुझे जॉब निकालनी है, तो कोई भी बड़ी बात नहीं है सर। सीजीएल जी। हो कोई भी एग्जाम हो, सीरियस होकर पढ़ाई करो आराम से, सब हो जाएगा। बस ये है किसी कोचिंग लेने से वो टाइम कम लगता है सर, टाइम मैनेजमेंट वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह, जो भी है क्वेश्चन को करने के तरीके, कोचिंग करने से वो टाइम की शॉर्टेज हो जाती है। मैंने कोचिंग नहीं की सर, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। कोई भी क्वेश्चन समझना होता था मैं खुद ही समझता था, दोस्तों से हेल्प लेता था, क्योंकि कोचिंग के लिए मुझे ऐसा लगता था पर्सनली कि टाइम वेस्ट होता है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि कोचिंग करनी चाहिए, ऑनलाइन करनी चाहिए। ऑफलाइन में होता है टाइम वेस्ट मेरे हिसाब से, लेकिन ऑनलाइन तो जरूर लेनी चाहिए सर।
जी तो बाकी सच्चे मन से मेहनत करते जाओ बस। एसएससी तो सर ऐसा है, सीजीएल की तैयारी करोगे तो सीजीएल अगर भगवान ना करे नहीं निकले तो सीएचएसएल तो निकल ही जाएगा। जी जी। और अगर सीएचएसएल नहीं हुआ तो एमटीएस तो निकल जाएगा फिर आराम से। एमटीएस तो फिर अपने एक आप में एग्जाम है से ही। निकल जाए ना, एक एग्जाम जी निकल जाए फिर आराम से लाइन लग जाती है सर, क्योंकि जी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा हो जाता है सर। जी जी जी। क्योंकि एक जॉब आने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक बूस्ट अप हो जाता है। बिल्कुल सर, वो फैमिली प्रेशर नहीं रहता, सोसाइटी का प्रेशर नहीं रहता कि कुछ भी जॉब नहीं मिल पा रही है, क्या कर रहा है, किस चीज की तैयारी कर रहा है, फिर वो लोग पूछना बंद कर देते हैं तो फिर हम फ्री माइंड से पढ़ने लगते हैं। जी जी। तो आप मेरा लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा एंड कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके चैनल पे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आती है उन्होंने काफी हेल्प किया है। आपके जो जी नोटिफिकेशन ऑन करने से कोई भी वीडियो, कोई भी रिजल्ट वगैरह, एसएससी का कोई भी वैकेंसी अपडेट, तो वो मुझे तुरंत ही दिख जाता है कि सर का अपडेट आ गया है, तो वीडियो देख के बिना टाइम वेस्ट किए 2-3 मिनट का वीडियो आराम से देख के। और इसके लिए एक दो चैनल जैसे शुभम भैया का चैनल है, उनको जरूर, अगर कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है तो शुभम भैया का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और सर का जी चैनल भी सब्सक्राइब करें। जी। उससे क्या है कि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते रहेंगे, और बाकी मेहनत करते रहें। और जितना हो सके उतना यूट्यूब से दूर रहें, क्योंकि यूट्यूब पे सर आजकल क्या है कि जितने सही सलाह देने वाले कम लोग हैं और भटकाने वाले ज्यादा हैं। पर्सनली मेरा भी ये मानना है, मैं किसी एक पे नहीं कहूंगा कि कौन कैसा है, लेकिन शुभम सर को मैं खुद एडमायर करता हूँ काफी एंड फॉलो भी करता हूँ जब मुझे कुछ ऐसी चीज हो जाती है जो मुझे ना पता हो एंड बहुत जरूरत सर पड़े। हैं, अच्छा पढ़ाते हैं बिल्कुल, उनकी हम भी एडमायर करते हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसे भी हैं सर जो बस ऐसे ही, जिनको पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है सर, वो बस जी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आते हैं। जी जी जी। तो उनसे तो दूर रहो, बाकी जी मेहनत करते रहेंगे तो सर होगा क्यों ना। जब हमारा जी हो सकता है तो तुम्हारा क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल सबका हो सही सकता बात है। है। जब हमारा हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। एंड फिर से एक बार बिल्कुल आपको सर। ढेर सारी शुभकामनाएं एंड हम कामना करते हैं कि जो भी आप ड्रीम जॉब हो वो आप ले पाओ एंड जहां तक भी आप दौड़ना चाहो वो आप दौड़ो एंड जहां तक आप पहुंचना चाहते हो वो जरूर पहुंचो। फिर से एक बार ढेर धन्यवाद सारी शुभकामनाएं एंड आपके परिवार को भी मैं प्रणाम करना चाहूंगा एंड ढेर सारी शुभकामनाएं उनको भी कि उन्होंने जो आशाएं देखी थी आपके रूप में वो भी सफल होने जा रही हैं। एक पड़ाव पूरा हो गया है एंड अभी काफी पड़ाव आने बाकी हैं जो आप जरूर उन पे पहुंच पाओगे। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर आपका इंटरव्यू लेने एंड के लिए। सर मुझे बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ सर कि फाइनली गवर्नमेंट जॉब मिली, कोई समाज में कुछ लायक समझा जाएगा हमको भी, वरना जी एक जी। बेरोजगार को कहाँ कोई इज्जत देता है, ये तो आप हाँ अच्छी तरह ये से जानते बात हो। बिल्कुल सही कह रहे हो कि बेरोजगारी का जो एक तरह से टैग कह सकते हैं हम वो अपने आप में ही ठीक नहीं समझा जाता। भले ही आप किसी दूसरी जगह अच्छा कमा भी रहे हो तो भी आपको बिल्कुल सर। देखते हैं कि सरकारी नौकरी है या नहीं है। वो सर, वो एजुकेशन सिस्टम शुरू से ही ऐसा है ना, वो हमको पढ़ाया ही इस तरीके से जाता है कि हाँ शुरू से सिखाया जाता है कि सरकारी नौकरी में जॉब सिक्योरिटी रहती है, सैलरी भी ठीक ठाक होती है, और फिर सोशल रेस्पेक्ट भी होती है। जी तो इसलिए वो प्रेशर रहता है सरकारी नौकरी का। बाकी मेरे हिसाब से प्राइवेट जॉब भी, अगर किसी को जो भी इंटरेस्ट हो वो करो। और जी जी। सरकारी जॉब पाना तो सबसे आसान है, उसके लिए तो बस हाँ 6 महीने ढंग से तैयारी करो, आराम से पढ़ो, सरकारी जॉब ले लो। जी बाकी जी। प्राइवेट जॉब में तो परफॉर्मेंस लगातार वो रखनी पड़ती है, जब तक करोगे तब तक। जब तक करोगे अगर आपको ग्रो अप करना है तो आपको परफॉर्मेंस अपनी बरकरार रखनी ही होगी। बिल्कुल। और सरकारी जॉब का सर ये है, एक बार 6 महीने ढंग से तैयारी कर लो बस हो जाएगा, फिर आराम से काम करते रहो। हाँ तो इसे और मैं हम आपको अभी। दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, और आप बहुत हेल्प कर रहे हो जितने भी एसएससी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। आप जो भी सूचना आती है वो सबसे पहले आपके चैनल पर बताई जाती है सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने भी आपके चैनल से ही मुझे पता चला था सर्वप्रथम कि एमटीएस का फाइनल रिजल्ट आ गया है। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर।